मैं विश्वविद्यालय सहायक आचार्य रांची का जवाहरपुर आज हम बीए पार्ट सेकंड में राजनीतिक विज्ञान के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में जापान के संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है कि प्रत्येक राष्ट्र के संविधान के द्वारा नागरिकों को इस प्रकार के अधिकार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है, अर्थात इस प्रकार के वे सामाजिक परिस्थितियां जिनका अभाव में व्यक्ति का चौमुख विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मानव को मानव होने के नाते इस प्रकार के अधिकार ऐसी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, मददगार होती है। इस प्रकार की सुविधाएं नागरिकों को प्रत्येक राष्ट्र के संविधान के द्वारा राज्य के द्वारा नागरिक प्रदान की जाती है। कहने में था कि जिस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत आदि राष्ट्रों के संविधान के द्वारा देश को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसी प्रकार से क्योंकि जापान के देश संविधान के दौरान अमेरिका के रिटायर्ड सेना अधिकारी मैकआर्थर के नेतृत्व में निर्देशन में देश के संविधान को बनाया गया था। इसलिए स्वाभाविक था कि अमेरिका संविधान की भांति देश के जापान के नागरिकों को इस प्रकार के बहुत सारे अधिकार सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए थी। इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। यद्यपि जापान के पुराने संविधान के द्वारा अर्थात मेजी संविधान के द्वारा भी नागरिकों को बहुत सारे अधिकार सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन उन पर व्यवस्थापक का बहुत अधिक कंट्रोल था, नियंत्रण था, इसलिए वे नागरिकों के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो पाई। इसलिए इस नए संविधान को जिसे सोवियत संविधान के नाम से जानते हैं, जिसे 1947 में जापान में लागू किया गया था, इस संविधान के द्वारा अधिकारों को व्यापक रूप प्रदान किया गया, बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया और इन अधिकारों के साथ साथ बहुत सारे प्रकार के जो ड्यूटीज होती हैं मूल कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया है। इसलिए व्यक्ति को मानव होने के नाते मानव के रूप में उसकी गरिमा से रिलेटेड उनके विकास से संबंधित जो सुविधाएं होती हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। यद्यपि विश्व में मेघना कार्टा मानव अधिकार की दुनिया में केवल का पत्र साबित हुआ, इससे पहले कहीं पर भी विश्व में संसार में मानव अधिकार का कोई कंसेप्ट नहीं था, इसका कोई अवधारणा नहीं थी। लेकिन जब 15 जून 1215 ईस्वी में रनीवेट नामक स्थान पर जब सामंतों ने एक महान अधिकार पर शासन करने में कामयाबी प्राप्त हो जाती है, उन्हें इसका अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार की इस मेघना कार्टा ने पूरे विश्व समुदाय में, पूरे संसार में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, विश्व जगत में मानव अधिकार की बेहतर जो श्रेय जाता है इस मेघना कार्टा को दिया जाता है। तो कहने में था कि मानव को मानव होने के नाते जिस प्रकार के अधिकार प्राप्त होने चाहिए उन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, जिनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। आइए आज हम बात करते हैं कि जापान का नया जो संविधान है जिसे 3 मई 1947 में लागू किया था, इस संविधान के 30वें अध्याय के अनुच्छेद 10 से लेकर 40 तक विस्तार को मानवाधिकारों का उल्लेख किया गया है और उनके साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है। आइए हम बात करते हैं सोवियत संविधान के द्वारा जापान के नए संविधान के द्वारा देश के नागरिकों को अधिकार प्रदान की गई। पहले अधिकार का बात की जाती है समानता अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार जापान के संविधान के द्वारा नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान के द्वारा धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को निषेध किया गया है, अगर इस प्रकार के भेदभाव को लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात इस प्रकार से जापान के नए संविधान के द्वारा देश के सभी नागरिकों को धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर और प्रॉपर्टी के आधार पर, संपत्ति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अर्थात राज्य नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। प्राचीन काल में इंग्लैंड की भांति संपत्ति के आधार पर देश के नागरिकों को बहुत सारे सुविधाएं प्रदान की, बहुत सारे अलंकार दिए जाते थे, उपाधियां दी जाती थी, लेकिन इस संविधान के द्वारा संपत्ति प्रकार के जो आनुवंशिकता के आधार पर जिस प्रकार की जो उपाधियां प्रदान की जाती थी, इस प्रकार के अलंकार से सम्मान किया जाता है, व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि कहने के इस प्रकार से विभेद उत्पन्न हो सकता है। तो जापान के इस संविधान के द्वारा अनुच्छेद 14 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्य नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। अर्थात स्त्री और पुरुषों को समान रूप से अधिकार दिए गए। अर्थात जो वैवाहिक जो जीवन होता है, इसमें पति और पत्नी दोनों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, समान परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, समान राइट्स प्राप्त होते हैं। और ये प्रावधान किया गया है कि जापान में जो वैवाहिक जो कार्यक्रम है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, तो ये दोनों लिंग सहमति के आधार पर विवाहित जीवन को संपन्न करने की अनुमति दी जाती है, उसी का होना चाहिए। अर्थात स्त्री और पुरुषों की सहमति का आधार पर वैवाहिक बंधनों की व्यवस्था को मान्यता दी गई है। ये किसी प्रकार से उन्हें भेदभाव नहीं किया जा सकता है, संपत्ति का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सभी को समान रूप से
सभी को समान से पार्टिसिपेट करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए ये प्रावधान अनुच्छेद 14 में प्रावधान किया गया है कि राज्य नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय धर्म, नस्ल, जाति और लिंग का भेदभाव नहीं करेगा। इस बात का प्रावधान जापान के देश संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया है। दूसरी अधिकार की बात की जाती है, राइट टू फ्रीडम की बात की जाती है, स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाती है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के अनुसार जापान के संविधान के द्वारा देश के नागरिकों को बहुत सारी लिबर्टी प्रदान की गई है, बहुत सारी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बिना स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है, व्यक्ति के कार्य में निखार नहीं आ सकता है, व्यक्ति अपने कार्य में निष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता है, व्यक्ति के विचार का शुद्धिकरण नहीं हो सकता है, और क्या सही और क्या गलत है व्यक्ति उसका आभास नहीं हो सकता है। तो भारतीय संविधान की भांति जापान के संविधान के द्वारा भी देश के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए। पहला अधिकार प्रदान किया गया नंबर 1 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब यह है कि व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार कोई भी नया दल बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उस दल के विचारधारा, उस दल के कार्यक्रमों का, उस दल की नीतियों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। इसलिए उन्हें अपने और दूसरे के विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अर्थात वह इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आती है। राज्य किसी भी व्यक्ति को विचार व्यक्त करने से नहीं रोक सकता है। अर्थात देश के नाम अधिकार दिया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी बगैर बात सुने किसी प्रकार की बात कहने का पूरा अधिकार होता है। अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने की बात स्वतंत्रता होती है, उसे लिबर्टी प्राप्त होती है। लेकिन व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति में व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता होती है, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता होती है, संग्रहण की स्वतंत्रता होती है, संगठन करने की स्वतंत्रता होती है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता होती है, सरकार के विरुद्ध अपनी जांच करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन राज्य कभी भी अपनी ओर से व्यक्ति के इस कार्य में, व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसमें व्यवधान नहीं कर सकता है, उसमें बाधा नहीं कर सकता है। अर्थात व्यक्ति को अंतःकरण स्वतंत्रता दी गई है, अपने विचारों के प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। दूसरी स्वतंत्रता की बात की जाती है संगठन की स्वतंत्रता है, कम्युनिटी के गठन की बात की जाती है। सभी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार कोई भी नया संगठन बना सकते हैं, गठन कर सकते हैं, दल का निर्माण कर सकते हैं, उसके विचारों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, शांतिपूर्ण सभा और सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त होता है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान के द्वारा देश के नागरिकों को बिना किसी कानूनी व्यवस्था के उल्लंघन के उसे सभा और सम्मेलन का अधिकार प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जापान के लोगों को भी अपनी रुचि के अनुसार कोई भी नया संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, संघ की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगली स्वतंत्रता दूसरी बात की जाती है व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा। कहना यह है कि जापान के संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने लेकर विचार स्वतंत्रता दी गई है, बल्कि उसे व्यक्ति जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। कहने में था कि इस प्रावधान के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार कार्यपालिका के द्वारा मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कहने में था कि जब भी किसी प्रकार का कोई मुकदमा दिया जाता है, ये कार्यपालिका पर किसी प्रकार कार्यपालिका कहीं भी किसी भी व्यक्ति पर मनमाने ढंग से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, उसे अभियोगी नहीं, उसे अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता है, उसे अपराधी नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कहने में था कि जिस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को फौजदारी मामले में अभियुक्त बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गवाहों से जिरह करने का पूरा अधिकार होता है, अर्थात प्रोसिक्यूशन करने का अधिकार होता है। उसे जिरह कर सकते हैं, उसमें वादविवाद कर सकते हैं और खुले रूप में उन्हें किसी भी न्यायालय के द्वारा स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से उसे सार्वजनिक जांच करने का पूरा अधिकार होता है और उसे वकील से परामर्श लेने का अधिकार होता है, अपने बचाव पक्ष में उसे दलील देने का अधिकार होता है। राज्य किसी व्यक्ति को इस प्रकार से बलपूर्वक उसे अभियुक्त नहीं बना सकता है, उसे किसी प्रकार से गवाह देने वाले नहीं कर सकता है। अर्थात कहने में था कि जब तक किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जब तक उसे ये नहीं बताया जाता है, उसे ये जानकारी दी जाती है कि उस समय किसी कानून का उसके द्वारा उल्लंघन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 37 अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के उल्लंघन के, बिना वायलेशन के उसे न तो अभियुक्त बनाया जा सकता है, उसे न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दैहिक प्राण स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है, वह अपना बहिष्कार करने के लिए पूछ सकता है। और अनुच्छेद 37 अनुसार यह प्रावधान किया गया है किसी भी व्यक्ति को यातना देकर के, उसे मारपीट करके, उसके गवाह देने से बात नहीं किया जा सकता है, उसे विवश नहीं किया जा सकता है। अगर किसी
किसी प्रकार की उसे यातना दी जाती है, उसे पीड़ा दी जाती है, तो कहने का मतलब इस प्रकार की पीड़ा के आधार पर उस व्यक्ति को विरुद्ध जो भी प्रमाण दूसरे देते हैं वे उसके विरुद्ध नहीं माने जाते हैं। कहने का था किस प्रकार की प्रोसेस बात होती है, संविधान अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से व्यक्ति को बिना किसी शर्त के सरकार की ओर से एडवोकेट की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है, तो व्यक्ति स्वतंत्रता और जीवन स्वतंत्रता बात जाती है। अगली स्वतंत्रता बात जाती है कार्य स्वतंत्रता बात जाती है। देखिए जापान के प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि वो आजीवन पा सकता है और उसे आवाज से भिन्न तरह से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उसे किसी भी निष्ठाई रूप से अस्थायी रूप से देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार प्राप्त होता है। वह चाहे तो देश की नागरिकता को छोड़ भी सकता है और विदेशी नागरिक हो सकता है, तो इस प्रकार के राज्य से नहीं रोक सकता है। अगली बात की जाती है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता क्या था, जबकि पुराने संविधान में वैदिक संविधान में सिंधो धर्म को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त थी, अर्थात राज्य के नए संविधान के माध्यम से नागरिक अधिकार की बात कही गई है कि कहने की सरकार की बात होती है कि राज्य न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है बल्कि धार्मिक मामलों में राज्य के किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह व्यक्ति की रुचि है, व्यक्ति की पसंद है कि वो चाहे किसी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसकी विचारधारा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका प्रबंध कर सकता है, लेकिन राज्य नागरिक के साथ व्यवहार करते समय किसी धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक के आधार पर, किसी भी इस धार्मिक मान्यता के आधार पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अर्थात राज्य नागरिक साथ व्यवहार करते समय धर्म के आधार पर भेदभाव भी करता है, अर्थात धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, अंतर्गत स्वतंत्रता दी जाती है। वह किसी धर्म को अंगीकार कर सकता है, उसके किसी प्रकार के धार्मिक सामाजिक समाज में भाग उसका प्रबंध कर सकता है, लेकिन राज्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को किसी भी धार्मिक आधार पर आयोजित समारोह या सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता, विमर्श नहीं कर सकता है। तो एनएल में था इस बात की जो धार्मिक स्वतंत्रता बात की जाती है, तो उसे किसी प्रकार के करने में बधाई नहीं कर सकता है। और अगली जो बात की जाती है भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी जाती है, वहां निवास करने की स्वतंत्रता दी जाती है और राजनीतिक अधिकार के लिए जाते हैं। जापान के नए संविधान के देश के बहुत सारे अधिकार के राइट पॉलिटिकल जो राइट्स देके राजनीतिक अधिकार दी गई है, अर्थात लगभग 20 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार दिया गया है। इस अधिकार से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता है। और मतदान की प्रक्रिया में जो मतदान प्रणाली को बनाया गया है, अर्थात मतदान को सिगरेट की बात करते हैं, मतों के भेद को समझते हुए इस प्रकार की बात की गई है। किसी भी व्यक्ति को राज्य किसी धर्म विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए उसे मोटिवेट नहीं कर सकता, उसे बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ये व्यक्ति की इच्छा होती है कि देश में होने वाले किसी भी राजनीतिक पद के लिए व्यक्ति चुनाव में प्रत्याशी बन सकता है, वह मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। लगभग 20 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार प्रदान किए गए हैं, उसे राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का निःशुल्क शिक्षा प्राप्त अधिकार दिए गए। राज्य की ओर से शिक्षण संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षा का निषेध किया गया है और ये प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक माता का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को राजकीय शासन में संचालित स्कूलों के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से उन्हें शिक्षा दिलाएं। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार